नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज की रात कांग्रेस टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है। कपिल सिब्बल, भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, राज बब्बर, संदीप दीक्षित जैसे तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के सारे लोग गुलाम नबी आजाद के घर पर मौजूद हैं। जो लोग शुरुआत में गांधी परिवार के खिलाफ नहीं थे, आज वो नेता भी इस कैंप में आ गए। दिल्ली में जो हो रहा है उसका असर कोलकाता में दिख रहा है। ममता बनर्जी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि अभी भी मोदी को हराया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव का इंतजार करते हैं। अखिलेश यादव अभी तक अपनी हार पचा नहीं पाए, बार बार लगातार ईवीएम को कोस रहे हैं। मायावती ने लोकसभा में अपना लीडर ही बदल डाला। इस बार ब्राह्मण को हटा के दलित को नेता बनाया है। मोदी के विरोधी ये सब कर रहे हैं, लेकिन मोदी क्या कर रहे हैं, कौन से नए प्लान पर काम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखकर आप समझ पाएंगे कि मोदी किस विजन पर काम कर रहे हैं और विरोधी क्यों कंफ्यूज है। बार बार हर बार मोदी जीत क्यों जाते हैं? ये कौन सा तंत्र है? जीत का कौन सा नमो मंत्र है? मोदी ने सियासत के सारे रूल कैसे बदल डाले? वो कौन सा मैजिक है जो मोदी और जीत के बीच का टॉनिक है? आज प्रधानमंत्री खुद सुनाएंगे, जीत का सीक्रेट वेपन दिखाएंगे। 22 पर मुहर लग गई है, अब 23 और 24 पर मोदी की नजर है। 114 पन्नों में मोदी की लेटेस्ट जीत और 24 में संभावित विक्ट्री की पूरी एबीसीडी है। प्रधानमंत्री के पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है। अमित शाह ने कह दिया है कि मोदी का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बता दिया है, हाईएस्ट लेवल पर मोदी से बड़ा रिस्क लेने वाला कोई और नेता नहीं है। चलिए जीत के इस नमो मंत्र को चैप्टर वाइज समझते हैं। पहला चैप्टर है देश का सियासी नक्शा, जिसमें नरेंद्र मोदी फिट हो चुके हैं और सारे विरोधी आउट ऑफ रीच दिख रहे हैं। 2016 का नक्शा देखिए। देश के 15 राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार थी या बीजेपी किसी सरकार का हिस्सा थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 8 राज्यों तक सीमित थी। 2017 में यूपी की जीत के बाद नक्शा बदला और 2018 में देश के 17 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकार बनी। कांग्रेस 8 राज्यों से 6 पर आकर रुक गई। 2020 में भी कमोवेश यही नक्शा दिखा, मगर अब यानी 2022 में 4-0 से पॉलिटिकल मैच जीतने वाली बीजेपी देश के 18 राज्यों में या तो सरकार चला रही है या सरकार का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस पूर्ण रूप से 2 राज्यों में सिमट गई है और 3 राज्यों में कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं। जबकि देश की सियासत में न्यू कमर कही जाने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बना चुकी है। सोचिए, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी आज एक कोने से दूसरे कोने में राउंड तो लगा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें, जीतें तो कैसे जीतें। मगर जीतेंगे कैसे? सामने नरेंद्र मोदी नाम की दीवार जो खड़ी है। इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है, और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। करंट पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो इस वक्त पूरे देश में बीजेपी के 1339 विधायक हैं, कांग्रेस के 762 विधायक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 156 विधायक हैं। यानी आसपास फटकना तो दूर, कोई मोदी पावर के आगे नजर भी नहीं आ रहा। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 22 के इलेक्शन में बीजेपी की स्ट्राइक रेट करीब 58% थी, जबकि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट सिंगल डिजिट में थी, यानी सिर्फ 8%।
आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस वक्त भारत की लगभग आधी आबादी बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों में रह रही है। करंट डेटा कैलकुलेशन कहता है कि बीजेपी शासित राज्यों में 39% और बीजेपी प्लस शासित राज्यों में 9% यानी टोटल 48% आबादी मोदी के साए में रह रही है। इस पैमाने पर कांग्रेस और कांग्रेस प्लस सिर्फ 26% आबादी को रूल कर रही है। बाकी 24% लोग अन्य राज्यों में रह रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले मोदी इस गैप को और बढ़ाना चाहते हैं और इसका रोड मैप भी मोदी ने रेडी कर लिया है। आइडिया यूपी के नतीजों से ही मिला है। उदाहरण के तौर पर मोदी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक 134 सीटों पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह रही कि कड़ी टक्कर वाली सीटों पर मोदी ने खुद कमान संभाली थी। इन सीटों पर वो हिंदुत्व का संदेश देने में भी कामयाब रहे। मोदी ने जिन सीटों पर प्रचार किया उनमें 134 विधानसभा सीटें भगवा रंग में रंग गई। प्रचार बिना कोई चुनाव परिणाम नहीं होता। 2007 की बहुमत वाली मायावती सरकार के पैर अखिलेश यादव ने 2012 में रथ यात्रा और जनसंपर्क करके उखाड़े थे। सीधे शब्दों में कहें तो मायने यही रखता है कि चुनाव में नेताजी जनता के बीच कितना रहे। मोदी ने यूपी में वो कर दिखाया। 16,836 किलोमीटर का चुनावी सफर तय किया। मोदी ने सेम यूपी वाला पैटर्न गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए लॉन्च कर दिया है। 22 का पहला रिजल्ट आते ही 22 के दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है। मगर विरोधियों के तेवर देखिए, बीजेपी का बढ़ता ग्राफ उन्हें नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर क्लेम किया जा रहा है कि 24 से पहले मोदी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। मोदी विरोधी इकोसिस्टम दावे कितने भी बड़े बड़े करें, मगर इस वक्त तो मोदी को रोकना मानो नामुमकिन सा लगता है। इसका सटीक जवाब अमित शाह ने दिया है। डंके की चोट पर कहा है, मोदी अभी रुकने वाले नहीं है। कुछ दिनों बाद मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस की इनसाइड स्टोरी एक किताब के जरिए सामने आएगी। मगर किताब के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है वो 24 से पहले की बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। अमित शाह ने कहा है, मुझसे लिख कर ले लो, नरेंद्र मोदी का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो इस दशक की शुरुआत हुई है। देखते जाइए ये दशक मोदी को कहां ले जाता है। मोदी इस दशक में बीजेपी को कहां ले जाते हैं और बीजेपी और मोदी भारत को कहां ले जाते हैं। किताब में अमित शाह ने एक और बड़ी बात कही और वो ये कि मोदी के कंट्रीब्यूशन को तौलना कठिन है। चुनावी जीत और नंबर ऑफ सीट से मोदी के काम को तौला नहीं जा सकता। मोदी और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने बीजेपी के लिए उन लोगों का भी रिस्पेक्ट हासिल किया है जो बीजेपी को वोट नहीं करते। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। इन्हीं में से एक एग्जाम्पल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने भी दिया है। मोदी बिना पॉलिटिकल नफा नुकसान के कैसे टफ डिसीजन लेते हैं, इसका ब्यौरा दिया है। अजित डोवल लिखते हैं, उरी हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई का पॉलिटिकल कॉल मोदी ने लिया। यानी मोदी ने न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी की जिम्मेदारी ली, बल्कि वो उसके फेल्योर की जिम्मेदारी लेने को भी रेडी थे। डोवल ने मोदी के लिए एक बड़ी बात यह भी कही कि भविष्य में अगर देश के दुश्मनों ने कोई हरकत की तो उसे जवाब देने का तरीका उरी और पुलवामा से बिल्कुल अलग हो सकता है। यही है मोदी स्टाइल ऑफ थिंकिंग। और जब मोदी फ्रंट से लीड करते हैं, हर टफ डिसीजन हेड ऑन लेते हैं, तो विरोधी भी संसद में खड़े होकर मोदी सरकार के काम की वाहवाही करते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस का ही नेता क्यों ना हो। ताजा उदाहरण यूक्रेन संकट में हिंदुस्तानियों के रेस्क्यू ऑपरेशन का है। सुनिए कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने क्या कहा। One thing is appreciable and commendable rather, that the work that has been done by the Ministry of External Affairs, our diplomats, our missions abroad. It is not easy. It's an evacuation in the war. I want to, before I seek the clarification, mention before this August House that there were many requests that I had received personally, and there was one occasion
when I reached out to India's Foreign Secretary at 1 in the morning, and I got the response back at 1:22, and the student was contacted and taken out and taken to the border. There were many more cases where I have the names when prompt responses by the control room were there. Since those officers who were doing this work are not present here, I considered it my duty to place on record our appreciation and for the good work. At any time of day and night, those officers were available. मोदी सरकार जब ऐसे काम करती है तो हर नेशनल और इंटरनेशनल सर्वे में नंबर्स भी देखते हैं। मसलन अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग देख लीजिए। 74% के साथ मोदी अभी भी लीड कर रहे हैं। दुनिया का कोई लीडर मोदी के आसपास भी नहीं है। मोदी अपनी इसी वर्किंग स्टाइल की बदौलत आगे बढ़ते जा रहे हैं और विपक्षी खेमा पीछे छूटता जा रहा है। मगर मोदी विरोधी इकोसिस्टम की मुसीबत यह है कि वो सीखना नहीं चाहता। मोदी अभी से ग्राउंड में उतरकर गुजरात वाली जीत की स्क्रिप्ट रेडी कर रहे हैं और राहुल 5 राज्यों में कांग्रेस की चुनावी हार के बावजूद ट्विटर पर ही अटके पड़े हैं। प्रियंका भी सेम पिच पर हैं। यूपी में हार पर बंद कमरे में मीटिंग्स हो रही हैं, मगर प्रियंका की ट्विटर टाइमलाइंस पर भी राहुल वाली कहानी चल रही है। कांग्रेस में भीतर खाने उठापटक चल रही है। हाई कमान 22 में मिली हार से बौखलाया हुआ है। धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। पंजाब से लेकर यूपी तक सबके इस्तीफे की कॉपी 10 जनपद पहुंचने लगी है, सोशल मीडिया पर फैलने लगी है। मगर इसके उल्टे सोनिया गांधी अब ये नैरेटिव सेट करने में बिजी हैं कि फेसबुक हो या ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म सरकार के इशारों पर चल रहा है। The rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. Young and old minds alike are being filled with hate through emotionally charged disinformation and proxy advertising. Companies like Facebook are aware of this and are profiting from it. I urge the government to put an end to the systematic influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. एक लाइन में कहें तो 22 में 4 राज्यों में मोदी को मिली जीत के बाद मोदी विरोधी इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। 24 में कांग्रेस ना चैलेंज देती नजर आ रही है, ना अपोजिशन को लीड करती दिख रही है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी चैलेंजर बन गई है, लेकिन मोदी के लिए नहीं, ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अब ये दोनों पार्टियां खुद को 24 में मजबूत विपक्ष के रूप में प्रोजेक्ट करने पर तुली हैं। इनका आपस में ही लड़ पड़ना तय है। एक लाइन में कहें तो 24 से पहले मोदी विरोधी खेमे में एक नहीं, ऑपोजिशन के लिए दर्जन भर पोस्टर बॉय बने बैठे हैं। ईगो क्लैश की वजह से राहुल से लेकर ममता और केजरीवाल तक सब के सब आपस में ही भिड़े पड़े हैं और यही डिवाइडेड ऑपोजिशन 24 में मोदी का सबसे बड़ा वेपन है। वैसे 22 में मोदी की जीत ने एक चीज और क्लियर कर दी है, मोदी के पास जीत का विजन है तो विरोधी खेमे में भारी कंफ्यूजन है। आज एक बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। पंजाब की कमान आज से ऑफिशियली भगवंत मान के हाथों में आ गई है। मान को कमान देने के बाद क्या हैं अरविंद केजरीवाल के अरमान? इस वक्त देश के मानचित्र में सिर्फ 3 ही पार्टियां हैं जिनके पास 1 से ज्यादा राज्यों में सत्ता है। पहली भाजपा, दूसरी कांग्रेस, जिसके पास अब सिर्फ 2 राज्यों में सरकार बची है, और तीसरी आम आदमी पार्टी जिसने आज दिल्ली के अलावा पंजाब में भी सरकार बना ली। विधायकों की तादाद के हिसाब से भी केजरीवाल की पार्टी अब देश में 4थे नंबर पर आ गई है। पंजाब में 92 सीटें जीतने की वजह से राज्यसभा में भी केजरीवाल के सांसदों की संख्या बढ़ेगी। मतलब पॉलिटिकल ताकत के हिसाब से केजरीवाल अब देश के टॉप 5 लीडर्स में शामिल होने लगे हैं। तो क्या पंजाब के बाद केजरीवाल का अगला मास्टर प्लान मोदी को रोकना है? जनता दी परवाह करदे
पंजाब का भगवंत, पंजाब का मान, पंजाब का नया सीएम, पंजाब ने किया बदलाव का सम्मान। अमर शहीद भगत सिंह के गांव में बसंती साफों का समागम था। खटकड़ कला गांव का पूरा चोला जोश और जुनून के बसंती रंग में रंगा था। मान ने पंजाब के आम आदमी को पावर का एहसास कराया है। यह पावर उसके सर चढ़कर बोल रहा है। मान के नौजवान समर्थकों में यह इनकलाबी हुआ दिखता है। भगवंत मान की शपथ होते होते बेकरारी चरम पर थी। समागम के शोर में शपथ की आवाज दबी जा रही थी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के प्रस्थान करते ही मान ने माइक संभाला। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकता हां। उन्हें पंजाब की बेकरारी समझ में आ रही थी। पंजाब अपने सामने एक इतिहास बनता देख रहा था। सीएम बनता देख रहा था। वो सीएम से बात कर रहा था। उसकी आवाज में आवाज मिला रहा था। पंजाब के सियासी इतिहास में पहली बार सीएम का शपथ ग्रहण राजभवन से बाहर हुआ। जनता के बीच शपथ ग्रहण का मकसद उसे एहसास कराना था कि सरकार आपकी है तो आपके बीच ही रहेगी। मान की पहली ही तकरीर में यह संकल्प साफ था। शहीद आजम भगत सिंह होरां ने सोचा सी, उन्होंने ये बिल्कुल फिक्र नहीं सी कि देश आजाद किवें होऊगा। उन्होंने फिक्र इस गल दा सीगा आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा। और उन्होंने डर जिहड़ा फिक्र जिहड़ा सही भी साबित होया। जिन्हां हत्थां 'च आया 70 साल तो कुछ नहीं होया। असीं तां बाहर नूं भज्जी जाने आ। असीं तां वीजे लवा के उन्हां कोल जाई जाने जिन्हां नूं कड्ढण लई शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हज़ारां योधे जिहड़े ने उन्होंने फांसी दे रस्से चूमे। सो आपां इत्थे ही रहना है। आपां इत्थे रह के अपना मुल्क ही ठीक करांगे। आपां अपना मुल्क ठीक करांगे, नहीं बगाने दरां ते आपां ने धक्के खाने। सो वीरो थोड़े नाल दे आ, थोड़े वर्गे आ, अहीं रहांगे और काम करांगे। बेरोजगारी तो लैके खेती, व्यापार, करप्शन, स्कूल, हस्पताल, बहुत ताणी उलझी पई है। अज ही काम शुरू हो जाऊगा। आपां कोई दिन वेस्ट नहीं करना क्योंकि अब बहुत लेट हाँ, हजे 70 साल लेट होए पे आपां। अज तो ही काम शुरू होगा। दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी की यह पहली बड़ी जीत है। दिल्ली का पूरा लाभ लश्कर शपथ ग्रहण के मौके पर मौजूद था। एक मंच खास तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल के लिए रिजर्व था। केजरीवाल बसंती साफा बांधे खुद मौके पर मौजूद थे। पंजाब की इस जीत में आपकी दिल्ली मशीनरी का पूरा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह 2017 के चुनाव में पंजाब देख रहे थे। उनका दावा है कि जनता ने पिछली कसर भी निकाल दी है। इस जीत के साथ पार्टी के राष्ट्रीय फलक का रास्ता खुल गया है। पिछली बार लोगों से थोड़ा कसर रह गई थी, उसको पूरा कर दिया लोगों ने। मतलब दिलो जान से वोट दिया। और आज शहीद आजम भगत सिंह की धरती पर शपथ लेके भगवंत मान जी एक नया पंजाब, एक खुशहाल पंजाब बनाने का संकल्प ले रहे हैं। पंजाब की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं। पंजाब के अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं, उसके पहले हॉस्पिटल ठीक होने लगे, डॉक्टर पहुंचने लगे, थाने पे पुलिस वाले काम करने लगे, लोगों की बातें सुनने लगे। ये एक संकेत है नए निजाम का, नई सरकार का। अगला टारगेट अब क्या होगा, क्योंकि यूपी में हिमाचल में भी चुनाव है और गुजरात में भी चुनाव है। पार्टी ने घोषित किया है केजरीवाल जी ने कि हिमाचल और गुजरात दोनों का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतते जीतते चूक गई। उस चूक को इस बार पार्टी ने दोहराने नहीं दिया। 2022 की बिसात 2017 से ही बिछने लगी थी। दिल्ली के हर विधायक को एक हलका सौंपा गया, मगर इस बार सबको लो प्रोफाइल रखा गया। पार्टी इस बार बाहरी और दिल्ली से आई के ठप्पे से दूर रहना चाहती थी। भगवंत मान को सीएम फेस घोषित करने से पहले उनकी चर्चा घर घर थी। झाड़ू पर बटन दबाने का संदेश राज्य के कोने कोने तक पहुंच गया था।
दिल्ली के नाम पर केवल बिजली पानी स्कूल का केजरीवाल मॉडल था। चुनाव प्रभारी के नाम पर सामने केवल एक राघव चड्ढा का चेहरा था। वो चेहरा भी दिल्ली वाला कम पंजाबी बोलता ज्यादा था। बाकी विधायक अपने अपने इलाकों में चुपचाप अपना काम करते रहे, जनता की नब्ज टटोलते रहे, रवायती पार्टियों के खिलाफ माहौल बनाते रहे कि एक बारी भगवंत मान। जनता की उकताहट ने उनका काम खुद ब खुद आसान कर दिया। मैं बहुत कुछ नहीं करना पड़ा, ईमानदारी से अगर बात करूं तो दो चीजें लोगों में बहुत गहरी थी। एक, दोनों पार्टी पर लोगों का गुस्सा, और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी के काम की चर्चा। ये दिल पंजाब में खूब था। लोग केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात हर चौक चौराहे पर कर रहे थे, और वर्तमान जो जितनी पार्टियां बहुत गुस्सा था लोगों का। मैं एक वाकया बताऊं, बिल्कुल मुझे लुधियाना में कहीं था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला जी आपने हमें आज़ादी दिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी का और आपका भी। हमने कहा कैसे आज़ादी? देश तो 1947 आज़ाद हो गया। बोला आज़ादी तो मिली, लेकिन पंजाब में दो परिवारों का राज था और ये दोनों परिवार हमें लूटते रहे। आपने एक साधारण व्यक्ति को पंजाब के मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाकर हमें आज़ादी दिलाई है। तो मैं ये मानता हूँ, ये जो लोगों का भरोसा था मान साहब के प्रति, केजरीवाल जी के प्रति, और जो गुस्सा था वर्तमान सभी पार्टियों के प्रति, मुझे ये लगता है यही इतने मैंने दिखाया। आपको 117 सीटों वाले सूबे में 92 सीटों वाला बम्पर बहुमत हासिल करना आसान नहीं होता। ये बीते 5 साल में बनाई लहर थी जिसने कमाल किया। सूबे के हर गोशे से आम आदमी पार्टी को सीटें मिली। सियासी तौर पर पंजाब के जुग्राफिये को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मांझा ये सरहदी इलाका है जो पाकिस्तान से लगा है। मांझा की 25 में से 16 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। दोआबा जो हिमाचल और जम्मू कश्मीर से भी जुड़ता है, दोआबा की 23 में से 10 सीटें आपके पास गई। मालवा जो हरियाणा राजस्थान से लगा है और सबसे बड़ा है, और मालवा की 69 में से 66 सीटें अकेले आम आदमी पार्टी की झोली में गई। कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी की इस बड़ी जीत में सबसे बड़े मालवा रीजन का सबसे बड़ा योगदान था। मगर इस जीत के बाद उम्मीदें भी बड़ी हैं। लोग भगवंत मान में अपना सीएम देख रहे हैं, खुद को ही सीएम समझ रहे हैं। यह अपेक्षा तनी हुई रस्सी है जिसके नीचे तलवार भी हो सकती है। मैं भगवंत मान ईश्वर दी सौं चुकता। जाहिर है ऐसी उम्मीदें किसी चुनौती से कम नहीं होती। हम चुनौतियों पर भी बात करेंगे, मगर उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी 20 सीटों से 92 सीटों तक कैसे पहुंची। इसमें सिर्फ आपकी मेहनत ही शामिल नहीं है, इसके कुछ और भी फैक्टर थे जो रवायती पार्टियों ने आपकी थाली में परोस दिए। कृषि कानूनों से नाराजगी अकाली दल को भारी पड़ी। मोदी सरकार से दूरी बनाने में बादल परिवार ने देरी की। बेअदबी पर बादलों के रुख से सिखों का भरोसा घटा। कैप्टन का जाना और कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह, नवजोत सिद्धू और सीएम चन्नी का झगड़ा सरेआम। आम आदमी पार्टी ने ऐसे वक्त में केजरीवाल के सुशासन का जो दिल्ली मॉडल बेचा, वो लोगों को रास आया। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक के डिस्ट्रिक्ट में ये मुफ्त बिजली पानी और सस्ती शिक्षा एक अच्छी खबर थी। भगवंत मान की अपेक्षाकृत साफ सुथरी और बिना किसी बैगेज वाली छवि भी मददगार रही। बतौर आर्टिस्ट वो पहले ही जनता में लोकप्रिय थे। मेरे से छोटे हैं और एक ही स्टेज पे बहुत काम किया हम लोगों ने। फिल्म में भी काम किया, सुखमनी में काम किया हमने। मेरे अर्दली बने हुए थे उसमें, क्योंकि वो फिल्म फौज के ऊपर थी। और बहुत प्यारे इंसान है, और उनके अंदर का एक जज्बा जो रहा है हमेशा ये रहा है कि बस हंसना है, हंसाना है, लोगों को खुश रखना है। जिसका वो जज्बा रहा हो, वो आज एक पॉलिटिकल पार्टी में आके मेरा ख्याल है पंजाब को भी खुशहाल उसी तरीके से देखना चाहते हैं कि लोगों के काम कर करके उनको खुश रखना चाहते हैं। कितनी उम्मीदें लगता है कि इतनी उम्मीदें रखता हूं, क्योंकि वो अगर वो स्टेज पे मंच पे हंसा सकते हैं, तो इस मंच पे जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, यहां पे बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। पंजाब में बेरोजगारी के चलते पलायन भी एक बड़ी समस्या है। नौजवान वैध अवैध तरीकों से बाहर जाने का रास्ता तलाशते हैं। आम आदमी पार्टी को इस उम्मीद में भी वोट मिला कि ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, पुराने मॉडल फेल हो रहे हैं, शायद आपका गवर्नेंस मॉडल कुछ अलग है।
इस दिन के लिए पंजाब के लोग कई दहाकों से, कई दशकों से अरदासें कर रहे थे कि पंजाब जो स्टेट एक सुनहरा स्टेट था, उसका टैलेंट ब्रेन ड्रेन हो जा रहा था, लोग बाहर जाए जा रहे थे, बाहर जाके इतने बड़े बड़े पदों पर और पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे थे, पर पंजाब के अंदर वो मॉडल फेल हो जा रहा था, सिर्फ एक गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज ना होने की वजह से। खैर, वो अरदास परमात्मा ने सुनी और आज से पंजाब बदलाव की नई राह पर कदम रख रहा है। और मेरे को फख्र है इस बात का कि आने वाले दिनों में हर पंजाबी को अपनी सरकार पर, भगवंत मान जी की पंजाब सरकार के ऊपर, दिल्ली के केजरीवाल मॉडल के ऊपर गर्व होगा। बड़ी जीत के साथ बड़ी ताकत आती है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। ये जिम्मेदारियां ही चुनौती बन जाती हैं। पंजाब पर इस वक्त कर्ज का बोझ 2,82,000 करोड़ का है। इसमें अकेले कैप्टन सरकार के 5 साल का 1 लाख करोड़ है। पंजाब का जीएसटी संग्रह भी 20% कम हो रहा है। जून के बाद केंद्र सरकार भी जीएसटी की भरपाई के लिए बाध्य नहीं होगी। दिल्ली की तरह सरप्लस बजट भी नहीं है जिससे बिजली पानी आसानी से सस्ता हो। भगवंत मान के पास शासन चलाने का भी अनुभव नहीं है, वो मंत्री तक नहीं रहे। हालांकि दिल्ली वालों का कहना है कि पार्टी उनके पीछे खड़ी है। जैसे दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में भी करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की पूरी टीम होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के पीछे खड़ी है और पंजाब के लोगों ने जो हम पे भरोसा किया है, उस भरोसे पे खरा उतरने का हमारा पूरा प्रयास है। कहा जा रहा है कि पंजाब में चुनौतियां अलग है, दिल्ली में अलग है। यहाँ पे किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा सपोर्ट भी आप लोगों को मिला है। कैसे उनको खुश कर पाएंगे? दिल्ली में चंद मुर्गी, देखिए वहाँ पे हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है, यहाँ पे भी चला के दिखाएंगे। दिल्ली वाले कह तो रहे हैं कि वो भगवंत मान के पीछे खड़े हैं, मगर मान को इसी बात से बचना भी है। पंजाब में ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि भगवंत मान का रिमोट दिल्ली में केजरीवाल के पास है। अगर एक बार ये धारणा बनी तो जाट सिख हो या रविदासिया सिख, यहां तक कि सवर्ण पंजाबी हिंदू भी बिदकेगा जो मान की इमेज पर भारी पड़े। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.3 दर्ज की गई है। सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया है और अब जापान की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। करीब 60 सेकंड तक जापान हिलता रहा। टोक्यो से 297 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से बता दें, तेज झटकों से जापान दहल गया है। जापान में भूकंप के ये तेज झटके अब से कुछ देर पहले ही महसूस किए गए हैं और आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.3 बताई जा रही है। हालांकि मियागी और फुकुशिमा में भी सुनामी अलर्ट भी जारी किया गया है और जापान में जिस तरीके से भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जाते हैं, वहां पर यह अलर्ट पहले से भी जारी कर दिया गया था। हालांकि यह बता दें कि सुनामी के अलर्ट जिस तरीके से टाइम टू टाइम दे दिए जाते हैं, उसी के साथ साथ भूकंप के अर्थक्वेक के अलर्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन फुकुशिमा और मियागी में अब से थोड़ी देर पहले ही ये तेज झटके महसूस किए गए हैं, जहां पर सुनामी का भी अलर्ट था और 7.3 ये तीव्रता बताई जा रही है। कितनी ज्यादा ये तीव्रता रही है और फिलहाल क्या किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर है या नहीं, इस पर अपडेट आना बाकी है। लेकिन अभी बताया जा रहा है रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.3 दर्ज की गई है। रूस और यूक्रेन में भीषण होती जंग के बीच आज जेलेंस्की ने सीधे बाइडेन से बात की। कल तक नेटो से दूर रहने की कस्में खाने वाले जेलेंस्की ने आज अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने फिर रूस को आंख दिखाते हुए यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने की मांग की और रूस के हमले की तुलना दूसरे विश्व युद्ध से कर दी। दूसरी तरफ आज कीव पर भयंकर बमबारी हुई, जिसका जिक्र भी जेलेंस्की ने अपने भाषण में किया। क्या रहा आज जंग के मैदान का पूरा हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध के 21वें दिन भयंकर गुस्से में पुतिन। कीव में आई कयामत, आसमान से बरसी आफत। बहुत तेज बमबारी आज रात कीव पर भारी। रूस की
एयर स्ट्राइक, यूक्रेन में बर्बादी और तबाही। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग में अब तक तबाही दूसरे शहरों में हो रही थी, लेकिन अब पुतिन के टारगेट पर कीव है। जेलेंस्की हर दर पर मदद की गुहार लगा रहे हैं, नाटो में कभी ना शामिल होने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन पुतिन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है और कीव पर पुतिन की सेना दिन भर से आग बरसा रही है। आपको आज दिन भर की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए अब से थोड़ी देर पहले जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद में जोरदार भाषण दिया, दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाई, अमेरिका से एक बार फिर मदद की गुहार लगाई। मैं इस सपोर्ट के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभारी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में रूस दूसरे विश्व युद्ध की तरह हमले कर रहा है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन इस जंग में यूक्रेन पीछे भी हटने वाला नहीं है। रूस ने हमारे अधिकारों पर हमला किया है। मैं अमेरिका से अपील करता हूं कि रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। इस अंधकार के समय में आप हमारी मदद करें। यूक्रेन के कैपिटल कीव, खार्किव, लीव, चकारसी, निप्रो ओब्लास्ट में दिन भर से हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। कीव में पुतिन की सेना ने आज दिन भर मिसाइल अटैक किए हैं। कीव पर क्रूज मिसाइल से हमले का ये सबसे खतरनाक वीडियो देखिए। अटैक के बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। एक तो नहीं बल्कि कीव में आज बैक टू बैक हमले हुए। मिसाइल अटैक की इस दूसरी तस्वीर को भी देखिए। खिड़की से एक शख्स ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। कीव में आज की सुबह घरों में अलार्म नहीं बल्कि पूरी रात से हमले के सायरन सुनाई दिए और सुबह की शुरुआत खतरनाक धमाके की आवाज के साथ हुई। कीव में रिहायशी इलाकों के बीच ये धमाका कितना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। धमाकों के बाद कीव में तबाही के मंजर को देखिए। बिल्डिंगों में आग लग गई। आग को बुझाने और लोगों को निकालने के लिए फायर फाइटर्स ने पूरी ताकत झोंकी। आशियाने खाक होने के बाद फुटपाथ पर बैठकर लोग रोते हुए नजर आए। कीव में रूस की सेना ने आज किस तरह कोहराम मचाया, ये जानने के लिए इस तस्वीर को भी देखिए। कार से जा रहे इस निहत्थे शख्स को भी रूसी सेना ने नहीं छोड़ा। जान बचाने के लिए शख्स ने अपने हाथ भी ऊपर किए, लेकिन पुतिन की आर्मी ने इसे मौत के घाट उतार दिया। यूक्रेन में युद्ध के बीच रूसी हमले में आज फॉक्स न्यूज के कैमरामैन की भी मौत हो गई। कीव के बाद अब मारियुपोल की तस्वीर को देखिए। यहां भी रूसी हमले में एक सिविलियन की मौत हो गई। रूसी टैंक के हमले में शख्स के परखच्चे उड़ गए। मौत का यह खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। पिछले 20 दिन से जारी हमलों में खार्किव पूरी तरह खाक हो चुका है, लेकिन रूस अभी भी खार्किव पर बमबारी कर रहा है। देर रात खार्किव में जोरदार धमाका हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का सबसे नया वीडियो जारी किया। ड्रोन हमले में रूसी आर्मी ने यूक्रेन की आर्मी को निशाना बनाया। हाई रेंज ड्रोन से निशाना लगाया गया और यूक्रेनी सेना के डिपो को तबाह कर दिया। इस दूसरे वीडियो को भी देखिए। रूस ने आज इस वीडियो को जारी किया है, जहां ड्रोन से हमला कर रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। रूस ने आज यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस को बड़े नुकसान का दावा किया। जंग में आज रूस के चौथे मेजर जनरल की मौत हो गई। 125वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के कमांडर ओलेग यूक्रेन के जवाबी हमले में मारे गए। यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा कि वो अब तक 13,800 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार चुका है। 1,375 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। 84 रूसी एयरक्राफ्ट, 108 रूसी हेलीकॉप्टर और 11 यूएवी ड्रोन अब तक मार गिराए गए हैं। यूक्रेन की आर्मी 430 रूसी टैंक तबाह कर चुकी है। रूस के 43 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम और 70 MLRS को भी यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया है। यूक्रेन ने आज खेरसॉन एयरबेस पर भी बमबारी की। एक के बाद एक कई बम गिराए। हमले में रूस के करीब 5 हेलीकॉप्टर्स को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन के जवाबी हमलों ने आज रूस के कई टैंक तबाह कर दिए। कीव के ओब्लास्ट में रूसी तोपखानों पर यूक्रेन ने टारगेट कर हमला किया।
बैक टू बैक धमाकों में यहां रूस को काफी नुकसान पहुंचा। कीव में आज एक तरफ भयंकर बमबारी हुई, दूसरी तरफ मुलाकातों का दौर चला। कीव पहुंचे पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से मुलाकात की, हालात का जायजा लिया, मदद का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने मदद के लिए अमेरिका और यूरोप दोनों का आभार जताया। बड़े सहायता पैकेज के लिए वॉशिंगटन का धन्यवाद। यूरोपीय राज्यों के नेता किसी भी चीज से डरते नहीं हैं और हमारे फ्यूचर के लिए इन्हें चिंता भी है। ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे देशों और पड़ोसियों के साथ होने के बाद भी हम हार जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। 3 देशों के प्रधानमंत्रियों की इस यात्रा ने यूक्रेन के लिए समर्थन को मजबूत किया है। यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के साथ दुनिया के कई देश खड़े हैं, लेकिन जेलेंस्की अब इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि नेटो के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। रूस की पहली शर्त भी यही है कि जेलेंस्की नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ दें। मैंने फिर से व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। हालात की वास्तविकता यही है। हम ये बात व्लादिमीर पुतिन को स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यूक्रेन जल्दी ही नेटो में शामिल होने जा रहा है। यूक्रेन के भविष्य के बारे में फैसला यूक्रेन के लोगों और व्लादिमीर जेलेंस्की को करना है और हम उनका समर्थन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुतिन की आक्रामकता यूक्रेन पर उसके बर्बर हमले बंद होने चाहिए। अब बड़ा सवाल है कि 21 दिन की तबाही के बाद जेलेंस्की के तेवर वाकई नरम पड़े हैं या फिर वो किसी विशेष रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अगले हफ्ते ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन और नेटो के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में जारी जंग के बीच आज नेटो देशों के डिफेंस मिनिस्टर की ब्रुसेल्स में बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में अगले 5 से 10 साल के लिए यूक्रेन और रूस के पास नेटो ने अपने बॉर्डर को मजबूत करने का एजेंडा तय किया है। यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ खड़े हैं। युद्ध रोकने के लिए बातचीत भी लगातार जारी है और जेलेंस्की के बाद रूस के तेवर भी नरम पड़ने लगे। एक शांति समझौते के हिस्से के तौर पर यूक्रेन के लिए तटस्थ दर्जे पर कीव के साथ एक समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। जंग के बाद भी कीव के साथ हो रही वार्ता के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जंग भी जारी है और बातचीत भी। यूएन के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अब बॉर्डर से लोगों को यूक्रेन वापस आने की खबर सामने आ रही है। 2 लाख से ज्यादा लोग अब तक यूक्रेन वापस आ चुके हैं। साउथ यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में लोग रूसी सेना को जवाब देने के लिए पेट्रोल बम बना रहे हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। युद्ध कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन लोगों की वापसी से इतना तय है कि वो अब जंग के मैदान में डट कर मुकाबला करने के लिए लौट रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।